जैसे कि आप सबको पता है हम इसमें कर रहे थे जेके एसएसबी जेईई सिविल का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। इसके हमने 50 जो क्वेश्चन है वो कर लिए थे। इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट इज कंपाउंड कर्व, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कंपाउंड कर्व क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो आप यहाँ से बता दें, ठीक है। तो कंपाउंड कर्व का अगर हम बात करें इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सी। कंपाउंड कर्व ये सिंपली एक डेफिनेशन टाइप है, इसमें हम देख लेते हैं। टू आर मोर आर्क्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई मीटिंग ईच अदर एट कॉमन टेंजेंट पॉइंट, ठीक है। जब हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा आर्क जो है डिफरेंट रेडियाई की वो मीट करती है एक कॉमन टेंजेंट पॉइंट पे, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड कर्व, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 52nd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें हम देख लेते हैं। व्हाट विल बी द कर्व लीड फॉर ए 1 in 8.5 टर्नआउट टेकिंग ऑफ फ्रॉम ए स्ट्रेट ब्रॉडगेज ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रॉडगेज ट्रैक हमारे पास दिया हुआ है, एक हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे टर्नआउट 1 in 8.5 टर्नआउट, ठीक है। और यहाँ पे हमें निकालना है कर्व लीड, ठीक है। कर्व लीड निकालने का एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। कर्व लीड निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है 2GN, ठीक है। 2GN होता है हमारे पास कर्व लीड निकालने का फार्मूला, ठीक है। 2GN का मतलब हो गया 2 हो गया हमारे पास फार्मूले का 2 है, G हमारे पास है गाज और हमारे पास N क्या है, N है हमारे पास यहाँ पे 8.5, ठीक है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास रहता है टर्नआउट टेकिंग ऑफ ये रहता है 1/n, हम इसको लिखते हैं। तो n क्या है हमारे पास यहाँ पे 8.5, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे कर्व लीड को हम निकालेंगे, दैट मीन्स n को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स, ठीक है। n क्या है नंबर ऑफ क्रॉसिंग। अगर इसको क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 2 into g जो रहता है ब्रॉड गाज के लिए, जो हमारे पास गाज की विड्थ रहती है वो रहती है 1.676, ठीक है। 1.676 एंड नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स हमारे पास दी हैं 8.5, ठीक है। जब इसको हम करेंगे इसमें हमारे पास जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 28.492 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। और ये जो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 28.49 मीटर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर 28 हाँ ठीक है 28.49, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 28.49 जो है हमारे पास मीटर में आएगा ये, ठीक है। 28.49 मीटर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 53rd क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। जो लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का वो कितना रहता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बता दें, कमेंट में जल्दी से आंसर लिखें। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, ठीक है। तो लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का वो हमारे पास रहता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है। जो वैल्यू रहती है एक डिवीजन की प्राइमरी स्केल की उसको हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल की रहती है उसके साथ इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास निकल जाता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके आरपीएन शर्मा टाइप करना है तो आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपके पास ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सकें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 54 क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ देयर इज एन अपवर्ड माइग्रेशन ऑफ वाटर टेबल टवर्ड्स द कैपिलरी फ्रिंज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारे पास अपवर्ड माइग्रेशन हो रही है वाटर टेबल की अपवर्ड माइग्रेशन हो रही है टवर्ड्स द कैपिलरी फ्रिंज, ठीक है, कैपिलरी फ्रिंज की तरफ। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फॉल कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट तक फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हैपन होगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है। इसमें हमने बताना है कि क्या होगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता दें जल्दी से, अगर आपको आंसर पता है तो बता दें, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉस्ट हीव क्यों होगा। जैसे कि आपको पता है, जैसे मैं आपको बता दूं ये है ग्राउंड लेवल
ठीक है। यहाँ पे जमीन में कहीं पानी रहता है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर टेबल अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, वो ऊपर ऊपर चले जा रहा है, ठीक है, वो जमीन तक आ रहा है और जमीन में क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट तक वो पहुंच रहा है। जो प्रेशर फॉल कर रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक फॉल कर रहा है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट तक फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट तक फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि वहां पे जो है वो चीज जो है जम जाएगी, दैट मीन्स फ्रॉस्ट हीव वहां पे बन जाएगा। इस तरीके की मिट्टी ऊपर उठेगी और वहां पे फ्रॉस्ट हीव हमारे पास दिखने को मिलेगा। हीव होता है ढेर, ठीक है, फ्रॉस्ट हीव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 55 क्वेश्चन। What are the factors on which the calculation of डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड्स एज पर द रंकाइन फार्मूला? ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें रंकाइन फार्मूला की, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमें डिपेंड करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, अगर हमने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमने निकालनी है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं रंकाइन फार्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आंसर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। दैट मीन्स इसमें कौन कौन से फैक्टर देखे जाते हैं? परमिसिबल प्रेशर देखा जाता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल देखा जाता है एंड एंगल ऑफ रिपोज देखा जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो देखे जाते हैं रंकाइन फार्मूला में, जो हमने अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालनी हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन है, while designing super elevation for mixed traffic conditions the speed gets reduced by। अगर हमने सुपर एलिवेशन को डिजाइन करना है, सुपर एलिवेशन को अगर हमने डिजाइन करना है, हमारे पास ट्रैफिक कौन सी है, मिक्स्ड ट्रैफिक है। ठीक है, तो स्पीड कितनी रिड्यूस होगी? अगर हम बात करें स्पीड कितनी रिड्यूस होगी, आपको अगर पता है तो आंसर बता दें। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। दैट मीन्स 25% जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। सुपर एलिवेशन क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि इस तरीके की कर्व है, ठीक है, तो जहां पे हमारे पास कोई कर्व आ जाती है, बैंड वगैरह आ जाता है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, जो आउटर एज है, मान लेते हैं ये रोड है, तो ये जो आउटर एज है इसको हमें रेज करना पड़ता है, थोड़ा सा उठाना पड़ता है, रेज करना पड़ता है। ठीक है, ताकि जो गाड़ी है वो बाहर न चली जाए। ठीक है, तो उसको उठाना पड़ता है हमें, तो उसको ही हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उससे कितनी स्पीड रिड्यूस होती है अगर हम बात करें तो वो है 25%। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन है, एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स द टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स इन 12 टर्नआउट इन ब्रॉड गैज इज। ठीक है, तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आपको पता ही है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ये रेल सीधी जा रही है, यहाँ से इस साइड अगर जाना हो तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स है वो कितने यूज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स जो है कितने हम यूज करते हैं। अगर हमारे पास 1 in 12 टर्नआउट है, 1 in 12 टर्नआउट है और ब्रॉड गॉज हमारे पास दिया हुआ है, तो वहां पे हम कितने टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज करते हैं। तो आपको आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बताएं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 70 स्लीपर्स यूज होते हैं, 70 जो है स्लीपर्स हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 58 क्वेश्चन है, which theorem states that in any beam the deflection at any point D due to load W at any other point C is same as the deflection at C due to the same load W applied at D। ठीक है, तो ये कौन सा हमारे पास मेथड कहता है? पहले मैं आपको समझा दूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जैसे कि इस तरीके की हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास बीम है। ठीक है, तो ये बीम है, यहाँ पे हमने लोड इस पॉइंट पर लोड W अप्लाई किया। ठीक है, और ये हमारे पास मान लेते हैं ये 2 पॉइंट है, ये मान लेते हैं एक पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। ठीक है, C और D पॉइंट दिया है। अगर ये बोल रहा है कि अगर हम जो है W यहाँ पे लोड रखते हैं, अगर W यहाँ पे लोड लगाते हैं, तो इस पॉइंट पे जितनी डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, उतनी ही डिफ्लेक्शन अगर इस लोड को हम चेंज करके यहाँ पे रखें, तो इस जगह पे नोट करें,
तो वही डिफ्लेक्शन सेम आएगी। मान लेते हैं इस पे लोड रखा, इस पे डिफ्लेक्शन हमारे पास डेल्टा आई, ठीक है। फिर ये लोड हमने चेंज किया, यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन डेल्टा ही आएगी, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड, ये कंसेप्ट दे रहा है? अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा डी, दैट मींस मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम, ठीक है। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन थ्योरम ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पे जाके आपको आरपीएन शर्मा टाइप करना है, तो आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और काफी सारे लेक्चर्स मैंने पहले से ही डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 59th क्वेश्चन है। 59th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम देख लेते हैं जल्दी से। 59th क्वेश्चन कह रहा है, इट वाज फाउंड दैट द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ डैम against seepage pressure with respect to normal was 45 degree according to Khosla-Crepes theory. What can you say about the structure? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमारे पास कि हमारे पास जो है क्रिटिकल एंगल जो है हमारे पास डैम में, ये पाया गया कि जो क्रिटिकल एंगल है डैम का अगेंस्ट सीपेज प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल, वो कितना है 45 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कोस्ला-क्रेप्स थ्योरी, तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, हम बात कर लें। अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ए होगा कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, जो डैम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। डैम इज स्टेबल अगेंस्ट द सीपेज प्रेशर, जो सीपेज प्रेशर है उसके अगेंस्ट जो डैम होगा वो स्टेबल होगा। सीपेज प्रेशर से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक रैम इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी व्हीकल्स और आइटम्स, ठीक है। जो हाइड्रोलिक रैम है, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोलिक रैम जो है किस लिए यूज करते हैं हम। तो हाइड्रोलिक रैम जो है वो हैवी व्हीकल्स या फिर हैवी आइटम्स को लिफ्ट करने के लिए हमारे पास यूज होता है। तो इसमें बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है बिहाइंड द हाइड्रोलिक रैम, बिहाइंड द हाइड्रोलिक रैम के पीछे जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है ए, दैट मींस पास्कल लॉ, ठीक है। तो पास्कल लॉ इसके ऊपर काम करता है, हाइड्रोलिक रैम के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी काफी जगह पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मूडीज चार्ट is a logarithmic chart plotted against Darcy-Weisbach friction factor and which one of the following parameter, ठीक है। तो ये एक मूडी चार्ट है, एक लॉगरिथमिक चार्ट है ये मूडी चार्ट। ये भी पूछा जा सकता है कि मूडी चार्ट क्या है, लॉगरिथमिक चार्ट है जो प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट द डार्सी-वीसबैक फ्रिक्शन फैक्टर, और कौन सा फैक्टर इसमें देखा जाता है। तो हम बात कर लें इसकी 61th क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें एक डार्सी-वीसबैक फैक्टर हम कंसिडर करते हैं और दूसरा हम कंसिडर करते हैं रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर और डार्सी-वीसबैक फ्रिक्शन फैक्टर के बीच में ये चार्ट रहता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 62nd क्वेश्चन है, इन कॉलम एनालॉजी मेथड व्हाट इज द एरिया ऑफ एन एनालॉगस कॉलम फॉर ए फिक्स्ड बीम ऑफ स्पैन 2L एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2EI, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स बीम दिया है जिसका स्पैन 2L दिया हुआ है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जो दी है हमारे पास 2EI दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, हमने इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया, एरिया निकालना हमने एनालॉगस कॉलम का, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास रहता है एरिया का जो फार्मूला रहता है वो रहता है हमारे पास इसमें, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एरिया इक्वल टू स्पैन डिवाइडेड बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, स्पैन डिवाइडेड बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला रहता है। तो स्पैन कितना है यहाँ पे, स्पैन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, स्पैन कितना दिया है यहाँ पे 2L, ठीक है। हमने लिखा 2L डिवाइडेड बाय हमारे पास फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितनी दी है 2EI, ठीक है, इतना दिया हुआ है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा L बाई EI बचा। तो L बाई EI क्या है, आंसर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं L बाई EI,
ठीक है, L बाई ई आई। तो L बाई ई आई हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया 62nd क्वेश्चन। अब 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड फॉर, एक रिंगलमैन से रिंगलमैन स्केल, ठीक है, एक रिंगलमैन स्केल होता है, वो किस लिए यूज होता है हमारे पास? अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दें, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। जो ग्रेड डेंसिटी है स्मोक की, उसके लिए हमारे पास रिंगलमैन स्केल होता है। ठीक है, रिंगलमैन स्केल इज यूज टू ग्रेड डेंसिटी ऑफ स्मोक। ठीक है, जो डेंसिटी है स्मोक की, उसको ग्रेड करने के लिए हमारे पास जो रिंगलमैन स्केल हमारे पास यूज होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाके आरपीएन शर्मा लिखना है, ताकि आपको जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स डालूं, वो आपको मिल सके फ्यूचर में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 64। 64 क्या कह रहा है? व्हाट शैल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। हमने निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना, दैट मींस बेंडिंग मोमेंट निकालना हमने, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास दिया हुआ है कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम किस तरीके का होता है? इस तरीके का कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, इसमें हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालनी है और स्पैन दिया है 4 मीटर, दैट मीन लेंथ दी है हमारे पास 4 मीटर, ये वाली लेंथ है 4 मीटर हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, एंड हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इस पे हमने यूडीएल लग रहा है, यूडीएल कितना लग रहा है? 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या निकालना है? इसमें निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो आपको पता है कि जो हमारे पास अगर कैंटिलीवर बीम है, उस पे कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लग रहा है, तो वहां पे जो फार्मूला होगा उसका, वो कितना होगा? वो होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का फार्मूला WL² WL²/2। ठीक है, WL² मतलब W कितना है यहाँ पे? 2 है। L² मतलब 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर को हम 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 4 इंटू 4 16, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 16। सो 16 अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 क्वेश्चन क्या कहता है? विच कंडीशन अप्लाइज फॉर स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम्स। ठीक है, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट क्या होता है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम वो होता है जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की 3 इक्वेशंस हैं, अगर उनको सेटिस्फाई करता है बीम, वो हो गया स्टैटिकली डिटर्मिनेट। अगर स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट हो गया, जो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन देख के बताएं कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा बी। इसमें बी क्यों होगा? नंबर ऑफ रिएक्शंस आर मोर देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगी वो ज्यादा होंगी। किससे ज्यादा होंगी? जितनी भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उससे ज्यादा होंगी। अगर हम 2D की बात करें तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होती हैं, अगर 3D की बात करें तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 होती हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो होगा नंबर ऑफ रिएक्शंस मोर देन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन इन द प्लास्टिसिटी चार्ट। ठीक है, जो ए लाइन है उसका कितना स्लोप रहता है प्लास्टिसिटी चार्ट में? तो इस तरीके का कुछ प्लास्टिसिटी चार्ट बनता है, इस तरीके की लाइन रहती है, इसको हम ए लाइन बोलते हैं। तो इसका जो स्लोप रहता है वो कितना रहता है? 0.73 0.73। ठीक है, तो 0.73 हमारे पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 67th क्वेश्चन है, which method in network analysis deals with uncertainties associated with activities। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नेटवर्क का मेथड है जो हमें डील करता है कोई भी अनसर्टेनिटीज है हमारे पास एक्टिविटीज में, उससे डील करता है। तो वो कौन सा मेथड हमारे पास है? जल्दी से आप आंसर बताएं अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो भी एक्टिविटीज की अनसर्टेनिटीज है, उसमें जो मेथड हमारे पास डील करता है वो है PERT। ठीक है, PERT मतलब प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो ये PERT है जो एक्टिविटीज की अनसर्टेनिटीज में हमें जो डील करता है। ठीक है,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं 68th क्वेश्चन की। 68th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which network analysis method is more useful for projects having fairly accurate estimate? ठीक है, fairly accurate estimate के लिए हमें कौन सा मेथड हमारे पास यहाँ पे यूज होता है? fairly accurate जो estimate है उसमें हम बात करें तो अगर आपको पता है तो जल्दी से आप बता दें, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट मीन्स सीपीएम। सीपीएम मेथड इज द method which is used in the projects having fairly accurate estimate of time। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा 69th क्वेश्चन। ठीक है, 69th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 69th क्वेश्चन क्या है? इफ ए रेक्टेंगुलर बार हैज बीन सब्जेक्टेड टू ए टोरजन देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल अकर। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, इस तरीके का हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार अगर हमारे पास दिया हुआ है, इस पे अगर हम एक टोर्जन लगा देते हैं, दैट मीन्स ट्विस्टिंग मोमेंट हम लगा देते हैं, ठीक है, एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगा देते हैं जिसकी वजह से ट्विस्ट कर रहा है, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस जगह पे अकर करेगा? ठीक है, किस जगह पे अकर करेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस? ठीक है, अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दें, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो अकर करेगा मिडल ऑफ लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड के मिडिल पे, जो भी लॉन्गर साइड है उसके मिडिल पे हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम अकर करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कंपेयर टू ए लेवल सरफेस, compared to a level surface the stopping side distance on a descent gradient is। जो हमारे पास लेवल सरफेस है, लेवल सरफेस के कंपैरिजन में जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है डिसेंडिंग ग्रेडियंट का, डिसेंडिंग मतलब होता है उतरने वाला, जैसे डिसेंडिंग की बात करें तो इस तरीके का, ये आगे डिसेंडिंग ग्रेडियंट, अगर असेंडिंग होता तो इस तरीके का ग्रेडियंट होता, ये आगे डिसेंडिंग ग्रेडियंट। अगर डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इन कंपैरिजन टू लेवल सरफेस वो ज्यादा होगा या कम होगा? अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर बताएं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द लेवल सरफेस। ठीक है, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना, आपको आरपीएन शर्मा लिखना है और वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।